अब हमारा है जी रोल ऑफ एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री मैंने जैसे कि आपको पहले बता दिया एक डाइवर्स फील्ड है, ठीक है। तो इसका ये जितने भी ये मेजर साइंसेस हैं, ये साइंसेस की फील्ड्स, ये आपके सामने ये आपको ये चार्ट नज़र आ रहा है, इन सब के साथ इसका डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो रबत मौजूद है। हम इसको देख लेते हैं। मिसाल के तौर पे अब बायोलॉजी में ले लें। बायोलॉजी में मेटाबोलाइट्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, डीएनए, आरएनए, उनकी जो है कैरेक्टराइजेशन, ठीक है, उनकी फ्रेगमेंटेशन, उनकी वो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस सबसे ज़्यादा इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं डीएनए आरएनए एनालिसिस के लिए, ठीक है। इसी तरह अब हम इसकी तरफ आ जाते हैं फोरेंसिक्स में। फोरेंसिक्स में डीएनए एनालिसिस, फिंगरप्रिंट एनालिसिस, ब्लड एनालिसिस, ट्रेस एनालिसिस, ये सारे एनालिटिकल इंस्ट्रूमेंट्स के साथ हम करते हैं। इन्वायरमेंटल साइंसेस में हम देख लेते हैं। इन्वायरमेंटल साइंसेस में किसी भी चीज़ की जो है वो लिमिट उसकी डिटरमिन करनी है, किसी एनालाइट की, इन्वायरमेंट में किसी पार्टिकुलेट मैटर की, ठीक है, उसकी डिटेक्शन और उसकी एस्टिमेशन जो है वो हम एनालिटिकल इंस्ट्रूमेंट्स के साथ करते हैं। एग्रीकल्चर में सबसे अहम सॉइल टेस्टिंग है, ठीक है। सॉइल की कंपोजिशन को आप डिटरमिन आप करते हैं कि उसमें क्या चीज़ कम है, क्या ज़्यादा है, तो उसके हिसाब से आप के लिए इजी होता है कि आप रिक्वायर्ड उसके जो मिनरल्स हैं वो दें ताकि आपकी बेहतर प्रोडक्शन हो। इसके अलावा आजकल जो रिसर्च डेवलपमेंट है एग्रीकल्चर साइंसेज में, उसमें एनालिटिकल इंस्ट्रूमेंट्स का बहुत ज़्यादा यूज़ है। उसके बाद मटेरियल साइंसेज। मटेरियल साइंसेज में तो एनालिटिकल केमिस्ट्री के बगैर कुछ भी नहीं हो पाता, क्योंकि आप देखें, आप एक नया मटेरियल बनाते हैं, कोई नैनो पार्टिकल से लेके कोई मटेरियल तक है, कोई प्लास्टिक है, कोई पॉलीमर नया बनाते हैं, कोई भी चीज़ है, ठीक है, उसकी आपने उसका एनालिसिस पहले करना है, उसकी कंपोजिशन को वेरीफाई करना है, फिर उसका स्ट्रक्चर जो देखना है कि उसके अंदर जब वो कंपोजिट बन चुका हुआ है तो उसमें उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज़ को फिर स्टडी करना है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, ठीक है। तो फिर उसके बाद उसकी जो आपने टॉक्सिसिटी देखनी है कि आपने कोई ह्यूमन फ्रेंडली या ह्यूमन यूज़ के लिए कोई प्लास्टिक, पॉलीमर या कोई मटेरियल बनाया है, तो उसका आपने कंपैटिबिलिटी देखनी है। तो उसमें आप जो है आपको एनालिटिकल जो है केमिस्ट्री की ज़रूरत पड़ेगी। एनालिसिस आप टॉक्सिसिटी इन विट्रो और इन विवो एनालिसिस करेंगे, ठीक है। उसके बाद मेडिसन है। मेडिसन में आप एनालिटिकल केमिस्ट्री है, ठीक है, आप उसमें क्या करते हैं कि उसकी मेडिसन है, उसका स्ट्रक्चर, ठीक है, उसकी स्ट्रक्चर के बाद फिर उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको आप एनालिटिकल इंस्ट्रूमेंट्स की मदद से कोई नया कंपाउंड जो है, ठीक है, सबसे पहले तो नया केमिकल कंपाउंड है वो डिस्कवर हुआ, आपको पता लगा फॉर एग्जांपल कि उसकी वो एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है, वो बैक्टीरियोस्टैटिक कंपाउंड है, मतलब वो बैक्टीरिया को मारने के लिए एफिशिएंट है। तो उसमें आप क्या करते हैं कि उस कंपाउंड का पहले तो जी ज़ाहिरी बात है आप उसकी कंपोजिशन देखेंगे, फिर उसका स्ट्रक्चर डिटरमिन करेंगे, फिर उसकी प्रॉपर्टीज़ मुख्तलिफ स्टडी करेंगे, उसके इंटरेक्शंस स्टडी करेंगे। तो वो सारा एनालिटिकल इंस्ट्रूमेंट्स के साथ आप करते हैं। इसी तरह फ़िज़िक्स है। फ़िज़िक्स में ये आजकल तो सबसे ज़्यादा ये एस्ट्रोफिज़िक्स है, ठीक है। एस्ट्रोलॉजी में इसका एनालिटिकल इंस्ट्रूमेंट्स का बहुत ज़्यादा यूज़ है कि स्पेस से वो जो सैम्पल्स जो हैं वो मुख्तलिफ लेके आते हैं, उसकी एलिमेंटल कंपोजिशन चेक करनी होती है। वो लिब्स है, लेज़र इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोपी, उसके बाद एक्स-रे डिफ्रैक्शन XRD, फिर एक्स-रे फ्लोरेसेंस है। इनके साथ वो जो स्पेस मटेरियल्स हैं उनके जो स्पेसिमेंस हैं वो लेके आते हैं, उनकी जो है उनकी जो कैरेक्टराइजेशन है, उनकी एलिमेंटल कंपोजिशन जो है उसको चेक करने के लिए वो एनालिटिकल इंस्ट्रूमेंट्स की आपको ज़रूरत पड़ती है। बायोकेमिस्ट्री है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, फिज़िकल केमिस्ट्री है। इसमें इन सभी में रिएक्शन को मॉनिटर करने के लिए, ठीक है, आप एनालिटिकल इंस्ट्रूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। जैसे उसकी एक सादा सी मिसाल देता हूँ कि आप एक रिएक्शन कर रहे हैं, आपकी प्रोडक्ट जो है आपने उसको मॉनिटर करना है, विजिबली कोई आपको इंडिकेशन नहीं मिल रही, ठीक है, ना कलर चेंज हुआ है ना कोई और चीज़। तो उसमें आप क्या करते हैं, हम ये कई इंस्ट्रूमेंट्स के साथ कर सकते हैं। हम FTIR की एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, IR इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी। उसमें आप क्या करेंगे कि उसका मुख्तलिफ वक्फे से सैंपल लेके IR जो है उसकी स्पेक्ट्रम उसका रन करेंगे। अब उसमें क्या होगा कि इनिशियली जब आप उसका सैंपल लेंगे बिफोर स्टार्टअप
वो अलहदा आएगा, मतलब उसका जो स्पेक्ट्रम IR जनरेट होगा वो डिफरेंट होगा। जैसे जैसे आप देखेंगे कि वो रिएक्शन प्रोसीड करेगा, उसके जो पीक्स हैं उनमें चेंज आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। और जब फाइनल जो है वो प्रोडक्ट अगर बन जाएगी तो आपको एक विजिबल चेंज आएगा पीक, वहाँ उनकी जो पीक्स हैं उनमें। तो इस तरह आप रिएक्शन मोनीटर कर सकते हैं। लेकिन उसमें ये चीज़ है कि या तो आपको अपनी एंड प्रोडक्ट पता हो और उसका स्टैंडर्ड स्पेक्ट्रम मौजूद हो, तो आप फिर क्या करेंगे, जो आपने फॉर एग्जांपल आपको ये एक्सपेक्टेड है कि 1 घंटे बाद आपका रिएक्शन कंप्लीट होना था, ठीक है, और आपकी एंड प्रोडक्ट बननी थी, आप क्या करेंगे, जो स्टैंडर्ड स्पेक्ट्रम उसका पहले से मौजूद है उसको देखेंगे, और जो 1 घंटे बाद आप उसका जो है आगे भी वक्फे से ले रहे थे, लेकिन 1 घंटे बाद आप फाइनल उसका तो सैंपल लेके IR जो उसका रन करेंगे, तो जो तब स्पेक्ट्रम हमें रिसीव होगा, मौसूल होगा उसको, और हम उन दोनों जो उसका जो स्टैंडर्ड उस प्रोडक्ट का जो बननी थी उसका स्पेक्ट्रम है, दोनों को आपस में कंपेयर कर लेंगे। अगर दोनों की पीक सेम है इसका मतलब है आपकी प्रोडक्ट बन चुकी है। तो इस तरह आप रिएक्शंस को मॉनिटर कर सकते हैं, ठीक है। और बाकी तो केमिस्ट्री में कोई भी है, आप मेटल कम्प्लेक्स बनाते हैं, कोई नया ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाते हैं, आप कोई भी चीज़ है, कोई मटेरियल बनाते हैं, कोई कंपोजिट मटेरियल बनाते हैं, कोई नैनो मटेरियल बनाते हैं, कोई पार्टिकल जो नैनो पार्टिकल है वो आप किसी चीज़ के बनाते हैं, तो वो सभी के लिए आप एनालिटिकल केमिस्ट्री के मोहताज हैं, क्योंकि उसके बगैर ना तो आप उस चीज़ की आप कंपोजिशन को वेरीफाई कर सकते हैं या क्लेम दे सकते हैं कि भाई ये चीज़ ये इसी तरह ही है, ठीक है। उसके लिए आपको इंस्ट्रूमेंटेशन की ज़रूरत पड़ेगी, और वहाँ से आपकी वेरिफिकेशन होगी कि जो चीज़ आप क्लेम कर रहे हैं या जो उसकी कंपोजिशन आप कह रहे हैं कि इस तरह है तो वो उसी तरह है। फिर उसके बाद स्ट्रक्चर एलुसिडेशन है, तो ये आपने कंपाउंड बनाया, उसकी स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन के लिए आपको एनालिटिकल केमिस्ट्री की ज़रूरत पड़ेगी। फिर उसके बाद कोई भी चीज़ है उसकी आपको, अगर आप क्वांटिटी से कंसर्न है कि आपको आउटपुट कितनी मिली है, उस रिएक्शन में यील्ड कितनी है, तो वो उसकी क्वांटिटी मेजर करने के लिए भी आप जो है आपको एनालिटिकल केमिस्ट्री की ज़रूरत पड़ेगी। फिर उसके बाद कोई भी चीज़ है उसकी प्रॉपर्टीज़, नई चीज़ है, नया मटेरियल बनाया, नया कंपाउंड बनाया, उसकी प्रॉपर्टीज़ आपने डिफ़ाइन करनी है कि उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, ठीक है। बिल्कुल इनिशियल प्रॉपर्टीज़ से लेके फिज़िकल से लेके उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ तक आपको वो एनालिटिकल केमिस्ट्री की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। ये भी इसी तरह ओवरव्यू, जैसे मैंने आपको बता दिया, क्लिनिकल केमिस्ट्री में एनालिसिस ऑफ ब्लड है, यूरिन है, ग्लूकोज जो है ब्लड ग्लूकोज है, बिलिरुबिन है, कोई भी आपने एनालाइट मेजर करना है, वो ये स्टैंडर्ड मेथड्स डेवलप्ड हैं ऑलरेडी। आप देखते हैं रूटीन में हमारी क्लिनिकल लैब्स वो एनालिसिस कर रही हैं, ठीक है। इस तरह इन्वायरमेंटल एनालिटिकल केमिस्ट्री में वही मैंने आपको जैसे पहले बताया, हैवी मेटल है, कोई पार्टिकुलेट मैटर है इन्वायरमेंट में, एटमॉस्फेयर में, तो आपने वो डिटर्मिन करना है उसकी मिकदार ज़्यादा है, कम है, कितनी है, वो सारा कुछ। सॉइल एनालिसिस है, वाटर एनालिसिस है, ये सारा एनालिटिकल केमिस्ट्री की आप उसके बगैर नहीं कर सकते। फोरेंसिक केमिस्ट्री में आपने जो है वो उसका जो DNA मैचिंग है कि आपको कहीं से क्राइम सीन से कोई ब्लड मिला है और आपको एक सस्पेक्टेड इंसान है, आपको उस पर शक है, तो आप दोनों का उस जो वहाँ से आपको क्राइम सीन से ब्लड मिला है और जो आपको जिस पर शक है, आप दोनों के वो जो सैंपल्स को उसका जो DNA एनालिसिस करके मैच कर सकते हैं। फिंगर प्रिंटिंग है, ठीक है। और इस तरह एक्सप्लोसिव्स जो हैं उनका जो एनालिसिस है, तो वो सारा कुछ ये फोरेंसिक्स में ये आप कर सकते। क्वालिटी कंट्रोल में ये है कि एनालिसिस ऑफ विटामिन फूड कंटेंट, इसमें मैंने आपको पहले भी एक मिसाल दी थी कि फूड जो है आप, या आजकल तो हमारे फूड अथॉरिटी भी बहुत एक्शन में, तो उसमें वो इसी तरह वो स्पेसिफिक एनालाइट्स मेजर करते हैं चीज़ों की, जो SOPs हैं, तो उनमें जो स्टैंडर्ड्स बने हुए हैं कि इसकी जो अपर लिमिट है किसी भी एनालाइट की, किसी भी चीज़ की, किसी फूड में वो इतनी होनी चाहिए, लोअर लिमिट इतनी होनी चाहिए, वो उन चीज़ों को मेजर करते हैं, उन चीज़ों को डिटरमिन करते हैं। तो यही फिर वही चीज़ें हैं, स्कोप एनालिटिकल केमिस्ट्री का जो ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया। तो फार्मास्यूटिकल्स में भी आप देख लें, क्वालिटी कंट्रोल में ये फार्मास्यूटिकल्स में क्या है कि आप उसकी ड्रग की प्योरिटी देखते हैं। मतलब ये तब आता है कि जो फार्मास्यूटिकल्स कंपनीज़ हैं जब वो ड्रग को डोजेज फॉर्म में बनाती हैं, मतलब आप जो एक टैबलेट ले रहे हैं या फिर आप सिरप है कोई या ऑइंटमेंट कोई आप यूज़ कर रहे हैं, उसमें जो अंदर एक्टिव इंग्रेडिएंट है उसकी प्योरिटी कितनी है, या जितनी उन्होंने लिखी हुई है जो वो क्लेम कर रहे हैं वो उतनी ही है। उस प्योरिटी को रिटेन रखने के लिए
जो वो इंडस्ट्री होती है वो अपना क्वालिटी कंट्रोल उनका सेल होता है, उसमें वो अपनी जो प्रोडक्ट है उसकी रैंडम सैम्पलिंग करके उसकी प्योरिटी को देख रहे होते हैं। उसके अंदर जो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हैं, क्या वो जो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हैं उनकी कंपोजिशन ठीक है, उनकी जो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है कंपोजिशन में, और वो जितनी परसेंटेज में मौजूद होने चाहिए वो उतने में ही मौजूद है। तो ये चीज़ जो है वो देखने में। उसके बाद ये भी वही चीज़ें हैं बिल्कुल जो मैंने वहाँ पहले ये अब मतलब डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में, वहाँ मैंने ऑलरेडी आपको ज़ुबानी बता दिया ये डिसिप्लिन्स का और एनालिटिकल केमिस्ट्री का जो आपस में रिलेशन है। ठीक है, तो बहुत शुक्रिया। उम्मीद करता हूँ कि आप को जो है मैंने जो ओवरव्यू दिया है एनालिटिकल केमिस्ट्री का, और उसके बाद एनालिटिकल केमिस्ट्री में जो कुछ बेसिक्स हैं उनका, फिर उसके बाद एनालिटिकल केमिस्ट्री का जो रिलेशन है वो साइंसेस की जो बाकी फील्ड्स हैं उनमें उनके साथ क्या है, और वो किस तरह एनालिटिकल केमिस्ट्री का जो है वहाँ मतलब यूज़ है, या एनालिटिकल केमिस्ट्री का वहाँ रोल क्या है, तो मैंने जो है आपको बताया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबको इसकी अहसन तरीके से समझ आ गई होगी। बहुत शुक्रिया जी।